Okay, class. Okay, so this is our fourth lecture, and we are going to study something related with the target audience in depth. ठीक है, तो आज हम ये करने वाले हैं और इसके बाद एक और टॉपिक भी है हमारा. तो सबसे पहले तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क द क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स. अदर देन दैट आप लोगों की जो क्यूरीज हैं वो मैं आफ्टर द लेक्चर आई विल बी टेकिंग द क्यूरीज. ओके, सो द थिंग इज दैट कि हमने टारगेट ऑडियंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है थोड़ा बहुत, लेकिन हम आज डेप्थ में पढ़ने वाले हैं और इसके बाद की क्लासेस में भी कुछ ना कुछ टारगेट ऑडियंस से रिलेटेड बातें हम समझते रहेंगे, क्योंकि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाली जो चीज़ होती है ना, ये वो है. ठीक है, आपकी कंटेंट राइटिंग में. अच्छा, तो आइडेंटिफाई कैसे करना है टारगेट ऑडियंस को, ये जो है आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जितनी भी प्रोडक्ट्स आपके घर में इस वक्त मौजूद है ना, ठीक है, आप जहाँ पे भी बैठे हुए अभी क्लास ले रहे हैं वहाँ आसपास आपको जो कुछ भी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द टारगेट ऑडियंस बनाई जाती हैं. ठीक है, अगर ऐसा नहीं करे ना कोई, इवन के एक कारपेंटर है, ठीक है, वो अगर कोई टेबल या फर्नीचर डिज़ाइन कर रहा है तो वो भी अकॉर्डिंग टू द यानी कि पीपल्स नीड वो उसको बनाएगा. अगर किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको मॉडिफाई कर देता है. ठीक है, डिज़ाइंस मॉडिफाई हो जाते हैं. इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनमें मॉडिफिकेशन आती रहती है अकॉर्डिंग टू द यूज़र एक्सपीरियंस. ठीक है, तो हर चीज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू द टारगेट ऑडियंस बनाई जाती है और टारगेट ऑडियंस को डिस्कवर करना ज़रूरी है हर प्रोडक्ट, हर बिजनेस और हर सर्विसेज के लिए. ज़रूरी नहीं है टारगेट ऑडियंस आपके सिर्फ प्रोडक्ट्स पे काम करें, कुछ सर्विसेज भी हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं चीज़ों की. लेट सपोज कि अगर मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ तो आई विल बी गिविंग माई सर्विसेज एज ए मेंटोर एंड ऑल्सो एज ए कंटेंट राइटर या कॉपी राइटर की भी सर्विसेज देंगे. तो वो सर्विसेज है मेरी, वो मेरी कोई प्रोडक्ट नहीं है. अगर आई हैव सम ऑनलाइन बिजनेस जिसमें लेट सपोज कि मैं कोई क्लोथिंग का बिजनेस कर रही हूँ, उसमें मेरी प्रोडक्ट्स मेरे क्लोथ्स हैं, ठीक है, जो कि मुझे सेल करने हैं. ठीक है, तो इस तरह से सर्विसेज, बिजनेसेस या प्रोडक्ट्स के लिए हम टारगेट ऑडियंस को अचीव कर सकते हैं. तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्लेटफॉर्म कौन सा है, आप कौन से वेबसाइट पे काम करने वाले हैं, वो वेबसाइट किस तरह की है, और अगर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है तो वो किस तरह का प्लेटफॉर्म है. तो डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको हमें देखना होता है. ठीक है, तो इसमें कुछ लेवल्स हैं टारगेट ऑडियंस के. आप लोगों ने असाइनमेंट अगर सबमिट कर दिए हैं तो आपके जो असाइनमेंट हैं वो 48 आवर्स में अप्रूव होते हैं बाय डीएससी मैनेजमेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दे विल हैव सम टाइम. तो उसके साथ साथ जो है आपका असाइनमेंट अप्रूव हो जाएगा एंड आफ्टर दैट आई विल बी चेकिंग दैट. आपने मुझे अगर टैग किया तो मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा और फिर मैं आपका असाइनमेंट लाजमी तौर पर चेक करूँगी. ठीक है. अच्छा, लेवल्स होते हैं कुछ टारगेट ऑडियंस के, जैसे जोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियरल. अब असल में ये क्या चीज़ें हैं, इन सेगमेंटेशंस में हम किस तरह से टारगेट ऑडियंस को समझ रहे होते हैं या उनको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, ये हमें देखना है. ठीक है, जोग्राफिकली हम किस तरह से करते हैं क्लास. देखें, जोग्राफी का मतलब है कि कोई कहाँ रहता है. ठीक है, ऑडियंस जहाँ रहती है उसके हिसाब से. लेट सपोज कि अगर आप जोग्राफिकली बात करें तो पाकिस्तान की जोग्राफी चेंज है. ठीक है, यहाँ पे जो वेदर्स हैं, यहाँ का जो एक लैंडस्केप है वो सब चेंज है. यूरोप की, अमेरिका की बात करें, वहाँ का लैंडस्केप, वहाँ का वेदर, वहाँ के ट्रेडिशंस, वहाँ के कस्टम्स, वहाँ का लाइफस्टाइल सब चेंज है. सऊदीया की बात करें वहाँ पे चेंज है, और दूसरे जो ममालिक हैं वहाँ की बात करें तो वहाँ पे चेंज है. तो जोग्राफिया जो है, और ये सिर्फ कंट्रीज़ की बात नहीं होती बल्कि प्लेसेस, टाउन्स, सिटीज़ की भी बात हो सकती है. कराची में जोग्राफिया तो आप उसी लिहाज से ले सकते हैं. कराची में वेदर का सिस्टम कराची में डिफरेंट और लाइफ स्टाइल लोगों की थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू द अदर सिटीज़. ठीक है, तो क्या है, जोग्राफी जो है वो डिपेंड करती है आप जोग्राफी पे किस तरह से कर सकते हैं. इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. अमेरिका की एक स्टेट है जिसका नाम है अलास्का. ठीक है, वो जो स्टेट है उसमें इंतहाई बर्फ़ पड़ रही होती है पूरा साल.
ठीक है, बहुत सर्दी होती है वहाँ पर, और वहाँ पर जहाँ तक मुझे याद है कुछ मंथ्स के लिए सूरज भी नहीं निकलता, शायद अलास्का ही है या और कोई, या नॉर्वे है, आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन क्या है कि अलास्का में अगर आप बात करें वहाँ पर सर्दी होती है इंतहाई पूरा साल। तो क्या आप अलास्का के लोगों को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, उनको आप कोई प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, तो क्या आप उनको एयर कंडीशनर्स ऑफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उनका वेदर ही ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है भाई इंडोर्स बहुत सारे ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर एयर कंडीशनर्स यूज़ कर रहे होते हैं लोग सर्दियों में भी, किसी भी वजह से हो सकता है वो, ठीक है। तो क्या है कि इसका ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन्हें अगर ऑफ़र करेंगे भी तो इतने चांसेस नहीं होंगे वो प्रोडक्ट वहाँ सेल होने के, ठीक है। इसी तरह से अफ्रीका है, अफ्रीका में सबको पता है कि अफ्रीका में बहुत गर्मी होती है। तो अगर अफ्रीका में आप लोगों को हीटर्स ऑफर करें तो उनके किसी काम के नहीं होंगे हीटर्स, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत गर्मी होती है। तो ये मैंने आपको एक ऐसी एग्जांपल दी अबाउट द जोग्राफिया। तो जोग्राफिया के अकॉर्डिंग हम लोगों की जो यानी कि टारगेट जो हैं ऑडियंस को, उनको डिस्कवर करते हैं अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिया। तो एक पॉइंट ये हो सकता है। दूसरा पॉइंट हो सकता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या है कि कौन लोग हैं जिनको आप टारगेट करें। अभी आई थिंक सेकेंड लेक्चर में आप लोगों ने एक असाइनमेंट किया था जिसमें आपने प्रीमियम क्लोथिंग ब्रांड के बारे में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और मैंने आपसे कहा था कि ये जो हाईलाइट पॉइंट है प्रीमियम क्लोथिंग ब्रांड, इसको अच्छी तरह सोच के क्रिएटिवली काम कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया होगा। तो प्रीमियम क्लोथिंग ब्रांड का मतलब ये था कि हम इलीट क्लास जो होती है ना, सोसाइटी की जो इलीट क्लास होती है, बर्गर फैमिलीज जो होती हैं, हम उनको टारगेट करने वाले हैं। क्योंकि अगर प्रीमियम क्लोथिंग ब्रांड है जिसके सूट ही 25-30 हज़ार रुपए के आ रहे होते हैं, तो वो 25-30 हज़ार रुपए का सूट एक एवरेज बंदा नहीं खरीदेगा, कभी भी नहीं खरीदेगा। जिसकी एवरेज सैलरी ही मंथली 60-70 हज़ार रुपये होगी, वो 25 से 30 हज़ार रुपये का 50% अपनी सैलरी खर्च करके एक सूट नहीं खरीदेगा, ठीक है। ये सूट्स कौन खरीद सकते हैं? बर्गर फैमिलीज, इलीट क्लास मेंबर्स, जिनकी इनकम जो होती है वो लाखों में होती है, तो दे कैन अफोर्ड दैट काइंड ऑफ सूट्स, ठीक है। तो हमने टारगेट ऑडियंस को किस तरह कैटेगराइज किया? इस तरह कैटेगराइज किया कि उनका जो लेवल है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो क्या है, ठीक है। अगर आप में से आप लोगों ने ये असाइनमेंट किया है वो वाला, और उसमें इस तरह से ही सोचा है, तो दैट मीन्स कि यू आर वेरी क्रिएटिव और आपने प्रॉपरली उसको काम समझ के काम किया है, ठीक है। तो डेमोग्राफी में क्या होता है, हम जेंडर्स पे भी बात कर सकते हैं। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो स्पेसिफिकली विमेंस को टारगेट करती हैं, जैसे स्किन केयर कोई प्रोडक्ट्स होती हैं। वैसे तो आजकल जेंट्स के लिए भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो हम स्किन केयर बेसिकली अगर हम जेंडर्स को टारगेट करें तो लेडीज़ की तरफ जाएगा। और अगर हम एज के हिसाब से करें तो उन्हीं लेडीज़ को, अगर हम 40+ लेडीज़ हैं और उनको हम बोल रहे हैं कि ये स्किन केयर प्रोडक्ट है जिससे आपके रिंकल्स वगैरह सही हो जाएंगे, आपके फेस पे जो है वो इस तरह के एज फैक्टर्स जो हैं वो नज़र नहीं आएंगे, तो दैट मीन्स कि यू आर हाईलाइटिंग women who are the age of 40+ एज्ड, ठीक है। उससे कम वाली एज के विमेंस को आप टारगेट नहीं करें, बल्कि आप एजेड लोगों को टारगेट करें, ठीक है। तो एज के साथ कर सकते हैं। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऐसी होती हैं जो मैरिटल स्टेटस पर डिपेंड करती हैं, मतलब यू कैन हाईलाइट, यू कैन जस्ट थिंक अबाउट दीज थिंग्स। एंड ऑल्सो द इनकम की अभी मैंने आपको बात बताई कि हमने जो असाइनमेंट वाली बात की थी, तो असाइनमेंट जो था वो बिल्कुल यही था कि जिन लोगों की इनकम लाखों में होगी वही लोग 20 से 25 हज़ार रुपए का डिज़ाइनर सूट या प्रीमियम क्वालिटी सूट अफोर्ड करेंगे, अदरवाइज एवरेज लोग उसे नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो इनकम पे भी बात आती है। आप ये देखें ना कि जो हमारे जो सिटीज़ के पोश एरियाज होते हैं, ठीक है, आप जिस भी सिटी में रहते हैं वहाँ के जो पोश एरियाज होते हैं, जहाँ पे बैंगलोज होते हैं, जहाँ पे इस तरह की बर्गर फैमिलीज रह रही होती हैं, तो वहाँ पर आसपास कोई शॉप्स या मार्ट्स या सुपरमार्केट्स या जो भी प्रोडक्ट्स वहाँ पर सेल होती होंगी वो उसी लिहाज से ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं और उसी लिहाज से उनके पैसे भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो एवरेज एरियाज होते हैं वहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट्स मिल रही होती हैं, वहाँ की मार्केट्स में एवरेज सेल हो रही होती है चीज़ों की, ठीक है। तो ये इसी लिहाज से होता है ताकि लोग उसको ख़रीद पाएँ, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नॉर्मल एरियाज में मिल रही हैं।
तो एक तो हम डेमोग्राफी हमने समझ ली, फिर हम आते हैं साइकोलॉजी पे, साइकोग्राफी पे, सॉरी ये साइकोलॉजी लिखा है, साइकोग्राफिक है। तो साइकोग्राफिकली आप ये देख सकते हैं कि व्हाई डू दे बाय। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सोसाइटी में ट्रेंड बन जाती हैं। आजकल का ट्रेंड क्या है कि हाउ यू कैन अर्न मनी बाय योर होम, दिस इज द ट्रेंड ना, कि आप किस तरह से घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारे आप लोगों के पास ऐसे मैसेजेस आते होंगे, बहुत सारे जो रील्स और शॉर्ट्स में आपको इस तरह के दिखते होंगे कि उसमें ये बताया जाता है कि आप घर बैठे जो है ना ऑनलाइन इस तरह अर्निंग कर सकते हैं और दिन के इतने इतने पैसे कमा सकते हैं। हालांकि ऐसा होता कुछ नहीं है, वो सारा स्कैम होता है। जब तक आप कोई काम करके नहीं देंगे, जब तक आपके पास कोई स्किल नहीं होगा, तब तक आप उस चीज़ को उससे पैसे नहीं कमा सकते। ठीक है, तो ये जो वाई डू दे बाय वाली चीज़ है, ये इसलिए है कि लोगों को वो लोग ना इस तरह से फंसाते हैं, इस तरह के जो मैसेजेस दिखा के और स्कैम्स करते हैं उनके साथ, क्योंकि उनको पता है कि दे पीपल आर डेस्परेट अबाउट अर्निंग मनी नाउ डेज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन एंड बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का हाई हो गया, तो वो इस चीज़ को कैश करता है। ठीक है, तो लोग किस वजह से बाय करते हैं चीज़ों को, उनकी वैल्यूज़ होती हैं। जैसे हमारी सोसाइटी, अगर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमारा रिलीजन इस्लाम है, तो हमारी वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू द इस्लाम और अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी सोसाइटी लाई करती हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई और दूसरी और सोसाइटी है, ठीक है, तो वहाँ की वैल्यूज़ उनके हिसाब से होंगी। हमारे ओपिनियंस हमारे रिलीजन और हमारी चीज़ों के हिसाब से होते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रॉबेबली ऐसा ही होता है। ठीक है, हमारे पैशंस और लाइफ स्टाइल प्रायोरिटीज़ वैसी होती हैं। जैसे आप देखते हैं ना, अभी रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में आप देखते हैं कि प्रोडक्ट्स के कितने नए नए एडवर्टीजमेंट्स आपको नज़र आ रहे होते हैं जो ज़्यादातर रमज़ान में सेल हो रही थी। जैसे रूह अफ़ज़ा का एडवर्टीजमेंट आप ले लें, इस तरह से, और दूसरे जो ड्रिंक्स हैं उनका ले लें। तो सबको पता है कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में इन चीज़ों की तो लाजमी ज़रूरत होती है। फ्रूट्स महंगे हो जाते हैं क्योंकि सबके घरों में फ्रूट ज़रूर आता है इफ्तार के टाइम। ठीक है, तो ये सारी जो हमारी लाइफ स्टाइल प्रायोरिटीज़ हैं, इनके अकॉर्डिंग टारगेट किया जाता है ऑडियंस को और उससे अच्छे खासे पैसे कमाए जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द साइकोग्राफिकल थिंग। लास्ट चीज़ हम लेते हैं बिहेवियरल, जिसमें हम बात करते हैं कि हाउ डू दे बाय। आप में से जिसको भी, लेट सपोज कि आपका दिल चाह रहा है कि आप ना आज कुछ नया, कुछ ऐसा स्वीट सा कुछ मंगा कर खाएं। ठीक है, अब आपने सोशल मीडिया खोला और सोशल मीडिया खोलते ही आपके सामने एक एडवर्टीजमेंट आ गया, लेट सपोज कि कोई केक्स का एडवर्टीजमेंट आ गया कि कोई केक डिलीवर हो रहे हैं और उसमें इतने % ऑफ लगा हुआ है और डिलीवरी के लिए उन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं, या फिर कोई वाफल्स हैं, या फिर कोई और इस तरह की स्वीट डिश है जो कि आपको पसंद है। अब आप क्या करेंगे, अब आपका दिल तो चाह रहा है, अगर आपके पास पैसे भी होंगे तो आप क्या करेंगे, उसका जो एडवर्टीजमेंट है उसको क्लिक करेंगे, वहाँ पर जाएंगे। अगर आपको वाकई में सब कुछ अच्छा लगा तो आप क्लिक कर देंगे, ऑर्डर करेंगे, अपना एड्रेस देंगे, नंबर्स देंगे और आपका ऑर्डर डन हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। ठीक है, लेकिन अगर लेट सपोज कि आपने उस पर क्लिक किया, उस ऐड पे, वो ऐड ले गया आपको एक दूसरी वेबसाइट पे, आपको कहा ये फॉर्म फिल कर दो, आपने फॉर्म फिल कर दिया, फिर आपको कहा कि अब आपने लिंक पे क्लिक किया, वो दूसरे वेबसाइट पे चला गया, कहीं और पहुंच गया और रीडायरेक्शन में चला गया, या फिर कुछ और ऐसा लंबा प्रोसेस शुरू हो गया जिसमें आपको बहुत टाइम लग रहा है ऑर्डर करने में। तो आप क्या करेंगे, थोड़ी देर तक तो आप वो काम करते रहेंगे, फिर आप उसको स्किप करके दूसरी जगह चले जाएंगे ऑर्डर करने के लिए। तो क्या है कि ये जो है बिहेवियरल एटीट्यूड है, लोगों को ना इजीनेस पसंद है कि आप बस 1-2 क्लिक करें और आपका ऑर्डर डन हो जाए, तो दैट मीन्स इट्स ओके। अगर आप लोगों में से कोई दराज या फूड पांडा यूज़ करता है तो उस पर क्या होता है, आपने एक दफ़ा अपना एड्रेस दे दिया, उसके बाद आपका एड्रेस सेव हो गया। दराज पे भी ऐसे होता है। तो अब आपने बाद में जब आपने कोई ऑर्डर करना है तो आपने सिर्फ प्रोडक्ट्स को क्लिक करना है और अपना ऑर्डर डन कर देना, एड्रेस वगैरह कुछ नहीं लिखना, आपकी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन उनके पास मौजूद है, वो आपको आपका पार्सल घर पहुंचा देंगे। ठीक है, तो दिस इज द इजीनेस दैट एवरीबडी वांट। ठीक है, तो इस तरह से हम आराम से अपने ऑर्डर्स कर लेते हैं, ऑनलाइन भी हमारे ऑर्डर्स हो जाते हैं। तो सबसे जो ये मतलब आसान चीज़ है ना, वो ये होनी चाहिए कि 1-2 क्लिक्स में आपका ऑर्डर डन हो जाए, या फिर आपकी वेबसाइट पे कुछ भी करवाना है ना तो उसके लिए 1-2 लिंक्स होने चाहिए बस, जिन पे काम हो जाए आपका। अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ वेबसाइट जो मैनेज कर रहा है, जो उसकी लेआउट बना रहा है, ये उसका काम है, ये आपका काम नहीं है। लेकिन आपको फिर भी इसकी समझ होनी चाहिए
कि आपने जल्दी से काम करवाना है लोगों से। अगर आप किसी को ये ऑफर कर रहे हैं कि मेरा कंटेंट राइटिंग का ये जो है पैकेज चल रहा है और मैं इतने % डिस्काउंट दे रही हूँ, तो उस पर सिर्फ 1 या 2 क्लिक होने चाहिए या आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिस पर डायरेक्टली वो आपको ईमेल कर दे या क्लिक करके आपके लिए आपको जो है वो फ़ौरन से आपके मैसेज बॉक्स में पहुँच जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें ईजी होती हैं। अब हमने क्या कैटेगरीज पढ़ी? हमने 4 कैटेगरीज पढ़ी टारगेट ऑडियंस की। एक तो आ गई ज्योग्राफिक, दूसरी आ गई डेमोग्राफिक। ज्योग्राफिक का मतलब आपको पता है कि लोग जहाँ रहते हैं उसके हिसाब से बात हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद डेमोग्राफिक में आप ले सकते हैं इनकम, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया। साइकोग्राफिक में वो चीज़ आ जाती है जो आपकी वैल्यूज़, आपके लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करती है। जैसे हम अपने रिलीजन पे बेस करते हैं, लेकिन नॉर्मली जो दूसरे रिलीजन के लोग होते हैं उनके लिए ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, वो अपनी रिस्ट्रिक्शन से बाहर जाके भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो साइकोग्राफिक जो है उनके लिए वो चीज़ चेंज है, हमारे लिए वो चीज़ चेंज है। ठीक है, फिर उसके बाद बिहेवियरल एटीट्यूड भी मैंने आपको डिटेल में समझाया। तो इस तरह से हम टारगेट ऑडियंस को टारगेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक पिक्चर है जिसमें आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि डेमोग्राफिक्स में आ जाती है लोकेशन, हाउस होल्ड इनकम, ये भी हमने बात की, जॉब या टाइटल, कंपनी इन्फो, इस तरह से। अब देखें, मैं एक कॉपी राइटर हूँ, कॉन्टेंट राइटर हूँ, या ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई ऐसी ऑफर आती है कहीं से भी, किसी भी क्लाइंट किसी भी तरफ से कोई ऐसी ऑफर आती है, ईमेल आती है, कुछ भी ऐसा मुझे किसी वेबसाइट पर दिखता है कि वो मुझे ऑफर करें कि ऐसा एक टूल है जिसमें आप मैनेज कर सकते हैं अपना सारा काम, अपने क्लाइंट्स की सारी हिस्ट्री और अपना जो कंटेंट राइटिंग का सारा पोर्टफोलियो, आप जैसे जैसे काम करते जाएं वैसे वैसे उसके अंदर आप उसको ऐड करते जाएं, तो आपका इधर पोर्टफोलियो भी बनता जाएगा और साथ साथ आप अपने क्लाइंट्स को भी वो चीज़ शेयर कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई मुझे सॉफ्टवेयर या टूल ऑफर करेगा तो मैं उस चीज़ को कंसीडर करूंगी, क्योंकि मैं एक कंटेंट राइटर हूँ, मुझे ऐसा कोई टूल चाहिए जो कि ऑनलाइन मेरा काम सेव करके रखे। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन माई जॉब, मेरी ये जॉब है, दैट्स वाई आई विल बी इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ टूल। लेकिन अगर मेरी जॉब कुछ और हुई, मैं कोई ऑफिस में जॉब करती हूँ या मैं कोई टीचिंग करती हूँ, तो तब मेरे लिए वो इंटरेस्टेड चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो जॉब टाइटल पे भी डिपेंड करता है, एज, जेंडर पे करता है, मैंने आपको बताया डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। इसी तरह साइकोग्राफिक में आपकी पर्सनालिटी आ जाती है कि आप क्या चाह रहे हैं, आप किस तरह से सोचते हैं और क्या आपके ओपिनियंस हैं, आपकी इंटरेस्ट और हॉबीज़ आ जाती हैं, और आपकी पॉलिटिकल जो एफिलिएशन है वो आती है। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट हर प्रोडक्ट में और हर सर्विस में या हर बिजनेस में इंक्लूड हो। लेट्स सपोज कि अगर आप गेमिंग पे कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो गेमिंग पे जब आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो अब आपको ना लोकेशन का सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गेमिंग्स जो हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड वाइड जो है वो लोगों को अवेलेबल होती हैं ऑनलाइन, डिफरेंट गेम्स जो होते हैं। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक गेम के बारे में लिख रहे हैं तो बस आपने ये सर्च करना है कि स्पेसिफिक उस लोकेशन पे वो गेम्स अवेलेबल हैं कि नहीं, और उसके बाद आपकी टारगेट ऑडियंस का असल मेन जो चीज़ होगी वो ये होगी एज फैक्टर और जॉब, या फिर आप ये कह लें जॉब ये उस हिसाब से नहीं है कि कंपनी वाली जॉब हो, बल्कि जॉब इस हिसाब से कि उनका काम क्या है। तो कुछ गेमर्स ऐसे होते हैं जो कि गेमिंग भी कर रहे होते हैं, अपनी अर्निंग्स भी कर रहे होते हैं, और कुछ सिर्फ हॉबीइस्ट होते हैं। तो आप सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को टारगेट करेंगे अगर आप गेमिंग पे लिख रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी और ऐसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें लोगों की इंटरेस्ट और हॉबीज़ और बाकी जो चीज़ें पॉइंट जो हैं वो अवेलेबल हैं, मतलब उसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं, तो फिर आप उसके हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, तो इट डिपेंड्स, सारे पॉइंट्स ज़रूरी नहीं है कि उसमें एवेलुएट हो। अच्छा, टारगेट ऑडियंस किस तरह से एवेलुएट होती है, ये काम ना करने का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप हमारा सारा जो डेटा होता है वो सारा इंटरनेट पे मौजूद होता है, चाहे हम उसको जितना भी हाइड कर लें। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपका सारा डेटा इंटरनेट पे मौजूद है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस की, सर्वेस की, इंटरव्यूज़ की ज़रूरत नहीं होती। हमारा जो सोशल मीडिया है ना, और हमारी जो डिवाइसेस हैं वो असल में हमें स्पाई कर रही होती हैं, तो उनको पता होता है कि हमारी पर्सनालिटी किस तरह की, हम जिस तरह पोस्ट लगा रहे होते हैं चीज़ों में, हम जिस तरह से लाइक्स और कमेंट्स कर रहे होते हैं, वो उसके हिसाब से हमारी पर्सनालिटी बिल्डअप कर चुके होते हैं। तो दैट इज़ द थिंग रिलेटेड विद दिस टुडेज़ वर्ल्ड। ठीक है, तो आज के दौर में टारगेट ऑडियंस को डिस्कवर करना कोई मुश्किल नहीं है, और इस तरह की जो कंपनीज होती हैं जिनके पास ये सारा बायोडेटा होता है, वो ये बायोडेटा बाकायदा सेल करती हैं डिफरेंट अदर कंपनीज को जिनको इसका काम होता है। ठीक है,
तो दैट इज समथिंग अलार्मिंग, बट दैट इज अ ट्रू फैक्ट दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। ठीक है, तो इस तरह से टारगेट ऑडियंस को डिस्कवर कर लिया जाता है। अच्छा अब हम बात करते हैं बायर्स पर्सोना की, कि बायर्स पर्सोना वही चीज़ है कि आप किसी की जेब से पैसे कैसे निकलवाएंगे उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो आप सेल करना चाह रहे हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, लेट सपोज मेरा एक क्लोथिंग स्टोर है, सही है, तो ऑनलाइन मैं क्लोथिंग सेल कर रही हूँ, लेट सपोज, ठीक है। अब वो जो क्लोथिंग स्टोर है उसका बायर्स पर्सोना मैं कैसे बनाऊंगी, मैं ये सोचूंगी कि मैंने ना 10,000 का सूट रखा है, तो इसका मतलब है एवरेज लोग इसको खरीद सकते हैं, और अभी ईद आ रही है तो ईद का मौका है, तो ईद पे तो सबने कपड़े बनाने होंगे, तो ये 10,000 का सूट भी सेल हो सकता है अगर मैं इसे प्रॉपर वे में इसकी रील्स वील्स बनाऊँ, उसकी कोई पैकिंग वैकिंग का जो है वो सिनेरियो बना के कोई पिक्चर्स डालूं या वीडियोस डालूं, तो ये सेल हो सकता है। ठीक है, अब ईद का टाइम गुजर गया, बकरीद भी गुजर गई, उसके बाद का जो टाइम आता है, उसके बाद के टाइम में ये चीज़ थोड़ी डाउन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि लोग नॉर्मली कपड़े नहीं खरीद रहे होते, तो एवरेज क्लास जो होती है ना सोसाइटी की, उससे आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि वो उस टाइम पे कपड़े खरीदेंगे, वो ईद बकरीद इन्हीं टाइम्स में खरीदते। तो दैट इज it is not necessary, but I am telling you the psychological things। तो इस तरह से हम अपना बायर्स पर्सोना जनरेट करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि आपके जो बायर्स हैं वो कौन है, आपकी प्रोडक्ट किस तरह की है, उसको किस लेवल के लोग खरीद सकते हैं और वो किस हिसाब से सेल हो सकती है। क्लोथिंग है तो क्लोथिंग तो लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्या है कि अगर ऑफिस के कोई टूल्स हैं या कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं तो वो स्पेसिफिकली वही लोग खरीदेंगे ना जिन लोगों को उसकी ज़रूरत होगी। अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या टूल हमने बनाया है जो कि हम सेल कर रहे हैं, जिसमें हम मैथमेटिकल कोई ऐसे हमने चीज़ें डाली हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, तो दैट मीन्स कि वो स्टूडेंट्स उसको खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे। तो क्या है कि हम इस तरह से अपना बायर्स पर्सोना डिज़ाइन करते हैं अपने माइंड में और उसके हिसाब से हम बात करते हैं। अच्छा क्लास, यहाँ पर जो है वो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जैसे कि वैल्यूज़ क्या हैं आपके टारगेट ऑडियंस की, उनके गोल्स क्या हैं, उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनके प्रोफेशनल और पर्सनल इन्फो क्या है, पर्सनली उनके एज जेंडर, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, मतलब डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। कि अगर आप मेकअप की कोई प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं तो वो जो मेकअप की प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफ कोर्स आप गर्ल्स को ऑफर करेंगे, और वो गर्ल्स किस एज लिमिट की होनी चाहिए उसके हिसाब से आप सोचकर अपना जो कंटेंट है उसको डिज़ाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू द बायर्स पर्सोना। आप अपने आप को ये सोचेंगे कि अगर आपको ये चीज़ कोई इस तरह से लिख कर ऑफर करता है तो क्या आप उससे अट्रैक्ट होते कि नहीं होते। तो you must think while writing according to the reader's level, not the writer's level। आपने राइटर की तरह नहीं सोचना, आपने रीडर्स की तरह सोचना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टारगेट ऑडियंस एंड द बायर्स पर्सोना। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज़ ऑल अबाउट, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं रिलेटेड विद दिस स्पेसिफिक टॉपिक जो कि टारगेट ऑडियंस का है तो आप चैट बॉक्स में पूछ लें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अट्रैक्टिव हेडलाइंस आपने कैसे बनानी है। अच्छा जी, हेडलाइंस बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपका ट्रैफिक लेकर आती हैं आपके वेब पेज पे। अगर मैं इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करती हूँ तो इंटरनेट पे मैं जो भी सर्च करूँगी मेरे सामने जितने आर्टिकल्स आएंगे वो सारे आर्टिकल्स में से जो मुझे बेस्ट हेडिंग लगेगी ना मैं उसी को क्लिक करूँगी और उसी को देखूँगी। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल बताती हूँ। लेट्स सपोज मैंने सर्च किया टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर, टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी, चले हम ये सर्च कर लेते हैं। हमने सर्च किया टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी। अब ये तो एक एआई जो टूल है उसके हिसाब से इन्होंने दे दिया है एआई से रिलेटेड कंटेंट। दूसरा आ गया है साइंस डायरेक्ट जिसमें लिखा है टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी। ये जर्नल है, इसका मुझे कोई काम नहीं है, ये एकेडमिक टाइप का मतलब आई थिंक कोई चीज़ है, तो दैट्स वाई आई एम नॉट क्लिकिंग इट। आ रहा है इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी, गीक्स फॉर गीक्स का, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ वीडियोस आ गई हैं, फिर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मीडियम पे आ रहा है द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन मॉडर्न सोसाइटी। अब मुझे ये जो लाइन है ना, ये जो हेडलाइन है ये अट्रैक्टिव लग रही है क्योंकि इसमें बात हो रही है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सोसाइटी। ऊपर जितनी वेबसाइट्स थी उनमें सोसाइटी की बात हो रही थी, मॉडर्न सोसाइटी की बात नहीं हो रही थी। तो मॉडर्न इज द वर्ड दैट इज अट्रैक्टिंग मी, तो मैं इसको क्लिक करूंगी। तो क्या है क्लास की ये इस तरह से हम जब अपनी जो हेडलाइंस बनाते हैं उन हेडलाइंस के साथ हमारी ऑडियंस अट्रैक्ट होती है और उसके साथ जो है वो
हमारे वेब पेज पे क्लिक करती है और हमारे वेब पेज पे आ जाती है। दैट मीन्स के हेडलाइंस आर रियली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा जी, तो कुछ यहाँ पर हेडलाइंस दी हुई हैं जिसमें, अच्छा सबसे पहले तो इसकी कुछ टेक्नोलॉजी मतलब कुछ टेक्निक्स हैं जिन पे हम काम करेंगे, और ये सारी कॉपी राइटिंग की टेक्निक्स हैं। सबसे पहली टेक्निक है नंबर या स्पेसिफिक डेटा आप यूज़ करें। नंबर क्या, जो नंबर्स होते हैं जैसे 3, 5, 7 इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो आप यूज़ करें। ज़्यादातर ऑड नंबर्स अगर यूज़ करेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। ये 3 हेडलाइंस यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे कि 3 ways टू स्टार्ट योर बिजनेस विद ज़ीरो बजट। ये जो हेडलाइन है, इस हेडलाइन में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव ये 3 का नंबर है। नंबर्स जो है ना, जब आप नंबर्स कहीं पर भी पढ़ते हैं तो नंबर्स आपके माइंड पे अट्रैक्टिवनेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम अट्रैक्ट होते हैं अपने माइंड के लिहाज से उन नंबर्स से, स्पेसिफिकली अगर वो ऑड नंबर्स हों, जैसे 3, 1, 3, 5, 7 इस तरह के नंबर्स हों, ठीक है। तो आपकी ये जो हेडलाइन है 3 ways टू स्टार्ट योर बिजनेस विद जीरो बजट, यहाँ पे जो जीरो है वो इंग्लिश में लिखा है, इसको हम जीरो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे 3 ways हैं बिजनेस स्टार्ट करने के, वो भी जीरो बजट के साथ। तो अगर आपने ऐसा कुछ आगे करना होगा, या इफ यू आर डेस्परेट टू डू समथिंग, तो यू विल बी क्लिकिंग ऑन दिस आर्टिकल एंड रीड इट, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रिएट करें, क्योंकि वेज नहीं बताए गए, आपको बताए गए 3 ways। एक तरीका नहीं है, 3 तरीके हैं। तो आप कहेंगे 3 में से एक तो शायद मेरे काम का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हेडलाइन हमारे पास है 5 मेथड्स ऑफ क्विक लर्निंग। क्विक लर्निंग हर किसी को चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो उसके बाद की एज में भी क्विक लर्निंग चाहिए, बिकॉज आज के दौर में ऐसा नहीं हो सकता आपने सब कुछ पढ़ लिया और आप सब कुछ पढ़ के बैठ गए और अब आप अर्निंग कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। यू मस्ट डू कंटिन्यूसली लर्निंग समथिंग, ठीक है। तो उसके लिए क्विक लर्निंग के लिए आपके पास 5 मेथड्स हैं, तो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो एन अट्रैक्टिव हेडलाइन। फिर उसके बाद आपको नजर आ रहा है 93% कंटेंट सक्सेस ऑन डिपेंड्स ऑन SEO। तो ये जो 93% है, दिस इज ऑल्सो अ नंबर, और ये एक स्पेसिफिक डेटा है जो कि आपको इंटरनेट पे मिलेगा कि ये फैक्ट है कि SEO पे डिपेंड करता है 93% कंटेंट सक्सेस। दैट मीन्स कि SEO इज रियली इंपॉर्टेंट। तो ये जो 93% इट इज ऑल्सो गिविंग अट्रैक्शन टू दिस हेडलाइन, ठीक है। तो हम सबसे पहली टेक्निक हमने यूज़ की कि हम नंबर्स या स्पेसिफिक डेटा यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास वो है रैशनल वर्ड्स। रैशनल वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपको नज़र आ रही हैं फैक्ट्स, स्ट्रैटेजीज, वेज, आइडियाज़, टिप्स, यानी कि कुछ ऐसी बातें, कोई ऐसे मेथड्स, कोई ऐसे प्रोसीजर्स जो आप बताने लगे अपने ऑडियंस को। सीक्रेट्स एक बहुत अट्रैक्टिव वर्ड है। अगर आप कहते हैं ना 5 सीक्रेट्स टू रन योर यूट्यूब चैनल, ठीक है, तो क्या है, इट इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव हेडलाइन। और उसके बाद क्या है, लेसन्स है। तो ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, ये रैशनल वर्ड्स होते हैं। इनको यूज़ कैसे करते हैं, आप कह सकते हैं 5 टिप्स टू राइट अ ब्लॉग लाइक अ प्रो। ये यहाँ तक भी हो सकती थी हेडलाइन, हम कह सकते थे 5 टिप्स टू राइट अ ब्लॉग। दिस इज ऑल्सो अ गुड हेडलाइन, जिसमें हम टिप्स का जो वर्ड है वो रैशनल वर्ड और नंबर भी यूज़ कर रहे हैं। और ये जो लाइक अ प्रो है, इसने इसके अंदर जिसे कहते हैं ना, इट क्रिएट्स वंडर विद दैट, क्योंकि ब्लॉग तो हर कोई लिख सकता है, लेकिन लाइक अ प्रो लिखना इट इज़ ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द राइटर्स। तो आप कह रहे हैं 5 टिप्स टू राइट अ ब्लॉग लाइक अ प्रो, तो इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव हेडलाइंस फॉर द राइटर्स। ओके, आगे जो है नेक्स्ट हमारी हेडलाइन है 8 प्रिंसिपल्स टू डिज़ाइन योर CV। अब CV डिज़ाइन करने की हर एक को ऑन एंड ऑफ ज़रूरत होती है। अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं और आपने आगे अपनी जो करियर ग्रोथ में अपना पार्ट लेना है, नेक्स्ट कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आपको अपनी CV अपडेट करनी ही पड़ेगी। तो अब 8 प्रिंसिपल्स हैं CV अपडेट करने के, सो दैट इज ऑल्सो अ गुड हेडलाइन दैट कैन अट्रैक्ट पीपल, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज हमारी आ जाती है सेंस ऑफ अर्जेंसी। ये चीज आपने कॉमनली बहुत सारी चीज एड्स में देखा होगा, जो कॉपीज होती है ना एड्स की, उसमें। तो एड कॉपीज में क्या है, रिटन वर्ड्स जो लिखे हुए होते हैं उसमें सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की जाती है। जैसे कि किसी ब्रांड पे अगर सेल लगी हुई है तो वो आपको कहते हैं कि बस फ्यू स्लॉट्स रिमेनिंग, या जो है वो इतने % जो है वो सेल लगी हुई है और ये आज और कल के लिए या इतने टाइम के लिए।
तो दिस इज क्रिएटिंग द सेंस ऑफ अर्जेंसी कि आप जल्दी से ऑर्डर करें और जल्दी से अपना काम करवाएं। इनमें कुछ वर्ड्स यूज होते हैं जैसे टुडे, न्यू, मेक, ओनली, सी, व्हाट, नाउ, इमीडिएट। अब इसकी एग्जांपल्स देखें। हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ योर सेविंग्स। सेविंग्स हर कोई करना चाहता है, लेकिन उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाना है ये बता रहा है, ये टू मेक द मोस्ट ऑफ। ठीक है। फिर उसके बाद है द वन एंड ओनली डिजर्विंग पर्सन इन योर लाइफ। वन एंड ओनली इज प्लेइंग द मेन रोल हियर। ठीक है। फिर आप कहते हैं वांट टू बी अ बिलियनियर। यस, एवरीबडी वांट्स टू बी अ बिलियनियर। स्टार्ट डूइंग दीज 4 थिंग्स टुडे। तो ये 4 चीजें करें आज से। दिस इज ऑल्सो अट्रैक्टिव हेडलाइन। और इसमें देखें एक और चीज, वो ये है कि ये कोई क्वेश्चन नहीं है। वांट टू बी अ बिलियनियर, इसमें कोई क्वेश्चन वाली चीज नहीं है, लेकिन सिर्फ इसको क्वेश्चन कौन बना रहा है, ये क्वेश्चन मार्क बना रहा है। अदर देन दैट इसकी ग्रामर रॉन्ग है, लेकिन फिर भी ये काम चलेगा क्योंकि दिस इज द कॉपी राइटिंग थिंग। ठीक है। वांट टू बी अ बिलियनियर, स्टार्ट दीज 4 थिंग्स टुडे। ठीक है। तो आप कहेंगे आज से 4 चीजें करनी है, तो हो सकता है ऐसी कोई चीजें जो मैं भी कर सकती हूँ, या नहीं तो कम से कम आप इसे विजिट जरूर करेंगे ऐसी हेडलाइन को। ठीक है। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आस्क समथिंग, यानी कि क्वेश्चन करें। क्वेश्चंस जब हम सामने अपने कोई भी क्वेश्चंस देखते हैं तो हमारा माइंड अनइंटेंशनली उस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने में लग जाता है। बस वो क्वेश्चन होना ऐसा चाहिए जनरलाइज टाइप का क्वेश्चन। ठीक है। जैसे कि ये है हाउ टू बिकम अ गुड इंग्लिश स्पीकर। एवरीबडी वांट्स टू बी अ गुड इंग्लिश स्पीकर। ठीक है। तो अगर आप कह रहे हैं कि हाउ टू बिकम, तो ये जो क्वेश्चन है इट इज ऑल्सो अट्रैक्टिव थिंग। फिर आप कह रहे हैं वेयर डू स्पेंड योर हॉलीडेज इन ग्रीस। अब आपने ग्रीस नहीं भी जाना हॉलीडेज के लिए, तब भी आप कहेंगे कि चलो मैं एक दफा इसको विजिट कर लूँ। ठीक है। व्हाट्स न्यू इन टेक्नोलॉजी। दिस इज अ वेरी पावरफुल हेडलाइन जो कि आपको ये बता रही है टेक्नोलॉजी में हमेशा सब कुछ नया ही आता रहता है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि व्हाट्स न्यू इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में क्या नया है। This can also be a news article, this can also be a general type of article, but this is a powerful headline. ठीक है। तो ये मैंने आपको 4 तरीके बताए। सबसे पहला तरीका हमने क्या पढ़ा, नंबर्स यूज करें। सेकेंड वन रैशनल वर्ड्स, थर्ड वन सेंस ऑफ अर्जेंसी, एंड फोर्थ वन क्वेश्चन करें। जरूरी नहीं है आप हर हेडलाइन में ये 4 तरीके यूज करें, इसमें से आप 1 या 2 भी यूज कर सकते हैं, और चाहे तो सिर्फ 1 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्राई टू यूज वन ऑफ दीज 4 टेक्निक्स। ठीक है। फिर उसके बाद अब मैं जल्दी से आपको एक टूल दिखा देती हूँ, मेरे पास टाइम कम रह गया। ये हमारा टूल है जिससे आप देख सकते हैं कि आप अपनी ना हेडलाइन को कैसे अच्छा बना सकते हैं। अच्छा, इट इज़ अगेन नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा यही टूल यूज़ करें। जब आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए तो आप अपने लिहाज से भी अपनी हेडलाइन बनाकर अपलोड कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये टूल यूज़ करें तो ये टूल आपको ना ईजी करके बता देगा कि आपकी जो हेडलाइन है वो किस तरह से अच्छी हो सकती है। अब मैं एक हेडलाइन उठा लेती हूँ, उसको मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, जस्ट लाइक दिस, हाउ टू बिकम अ गुड इंग्लिश स्पीकर। और यहाँ पे हम रख के इसको एनालाइज करेंगे। आपने हेडलाइन बनाई खुद, उसके बाद जाकर आपने इस टूल पे एनालाइजेशन में डाल देनी है। आपको कह रहा है 93% स्कोर, दैट इज़ अ वेरी गुड स्कोर फॉर द हेडलाइन जनरेटर। और जब आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपको इसका जो है पूरा जो डिटेल्स है वो बता रहा है। कह रहे हैं कॉमन वर्ड्स कितने % हैं, अनकॉमन वर्ड्स, इमोशनल वर्ड, पावर वर्ड जरूर होने चाहिए हेडलाइंस में, जो कि है हाउ टू। ये जो पावर वर्ड की लिस्ट है आपको इंटरनेट से मिल जाएगी, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको इमोशनल वर्ड्स, पावर वर्ड्स बहुत सारे टॉपिक के लिहाज से मिल जाते हैं। ठीक है। तो और इसको मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मजीद इसकी इंस्पेक्शन नजर आ रही है। और अगर हम इसी हेडलाइन को हम अगर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको हटा देते हैं हाउ टू को और क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, अब हम इसकी एनालाइजेशन पर जाएंगे तो अब ये हमें स्कोर डिफरेंट करके बताएगा, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे वर्ड्स हटा लिए। कह रहा है कम हो गया स्कोर, 66% स्कोर है, और यहाँ पर कह रहा है पावर वर्ड्स खत्म हो गए, इमोशनल वर्ड्स भी खत्म हो गए। ठीक है। तो क्या है कि इस तरह से हम अपनी हेडलाइन एनालाइज कर सकते हैं इस टूल के जरिए। आई विल बी सेंडिंग द लिंक ऑफ दिस टूल ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, तो यू कैन जस्ट वॉच इट। ठीक है। अच्छा, आगे आज का जो आपका असाइनमेंट है मैं वो बता देती हूँ। मेरे पास सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं। आई थिंक क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछें। तो आपका जो असाइनमेंट है वो ये है कि 10 अट्रैक्टिव हेडलाइंस बनानी है आपने। 2 टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं, एक है इंटीरियर डिजाइनिंग और एक है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का टॉपिक है, लेकिन ज़रूरी नहीं आप सोशल मीडिया यूज़ करें, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी ऐसा ही है।
10 हेडलाइंस में आपने इन चारों टेक्निक्स को यूज़ करना है, जो कि मैंने 4 टेक्निक्स आपको बताई हैं। कुछ आप बनाएंगे क्वेश्चन वाली हेडलाइंस, कुछ में नंबर्स यूज़ करेंगे, कुछ में आप रैशनल वर्ड्स यूज़ करेंगे, कुछ में आप सेंस ऑफ अर्जेंसी लेकर आएंगे। तो चारों टेक्निक्स यूज़ करते हुए आपने हेडलाइंस बनानी है। दिस इज़ योर असाइनमेंट फॉर टुडे। नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। ये ऐप नहीं है, ये टूल है शाइस्ता, और इस टूल का लिंक मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो आप इस टूल से अपनी हेडलाइन बनाकर, जो मैंने टेक्निक्स बताई है ना, उन टेक्निक्स के साथ हेडलाइन बनाकर और यहाँ पर एनालाइजेशन के लिए डालेंगे, तो ये आपको एनालाइज करके इसका स्कोर बता देगा। अच्छा, आपका जो स्कोर है 70% से अबव होना चाहिए। अगर 70% से अबव आ रहा है, सो दैट मीन्स कि इट इज़ अ वेरी गुड हेडलाइन, ठीक है। और अगर उससे कम आ रहा है तो फिर आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप उसे चेंज कर लें। अच्छा जी, मेरे पास क्वेश्चंस क्या क्या आ गए। नहीं, ये पेड टूल नहीं है भाई, बिल्कुल भी पेड नहीं है, फ्री टूल है। Okay, so class, if you have any questions related with this lecture, you can ask me. महविश, आई एम नॉट ओपनिंग द माइक क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है और 2 मिनट में किसी का भी क्वेश्चन पूरा नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस ऑन द माइक ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। अभी आप चैट बॉक्स में पूछ लीजिए जो भी आपने पूछना है। अफशा, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये बात मैं हर क्लास में आप लोगों को बता रही हूँ कि चैट जीपीटी एआई टूल्स बिल्कुल यूज़ नहीं करने इस टाइम पर। जब मैं आपसे कहूंगी, जब मैं आपको चीज़ें समझाऊंगी अकॉर्डिंग टू द एआई टूल्स, फिर आप उसे यूज़ करेंगे। अभी आपने एआई टूल्स वाला, अभी तो मैंने आपको कोई काम ही नहीं दिया एआई टूल्स वाला, अभी तो सारा क्रिएटिव काम चल रहा है। आपने वो जो क्लोथ्स वाला जो आपका असाइनमेंट था, उसमें आपने सिर्फ क्वेश्चंस के रिप्लाईज करने थे उस स्पेसिफिक किसी ब्रांड की वेबसाइट को देखकर। उससे अगले वाले में आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने आपको क्या दिया था असाइनमेंट। और ये वाला जो असाइनमेंट है, इसमें आपने सिर्फ हेडलाइंस बनानी है जिनकी टेक्निक्स आपको पता है। तो इसमें एआई टूल्स यूज़ करने का तो कोई पॉइंट है ही नहीं फिलहाल। और आपने एआई टूल्स अभी वैसे भी यूज़ नहीं करने। इफ़ यू आर यूजिंग एआई टूल्स, सो दैट मीन्स कि यू आर नॉट क्रिएटिव। और एआई टूल यूज़ करके व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग अ कंटेंट राइटर? फिर तो एआई टूल से कोई भी कर सकता है। प्लीज रिमेंबर दिस। 2 टॉपिक्स हैं, 10 हेडलाइंस बनानी है, बिल्कुल 5-5 एक टॉपिक पे बनाइए। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इफ़ योर इंग्लिश इज़ नॉट गुड देन यू विल हैव टू वर्क ऑन योर इंग्लिश टू, ठीक है। इस बात को अच्छी तरह समझ लें। अच्छा जी, ओके क्लास, सो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू एवरीबडी। थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफ़िज़।